नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। वक्त हो गया है माइक ऑन करने का, लेकिन मैं अपने मुद्दे पर जाऊं उससे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है मैं उस पर जा रही हूं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके की खबर आ रही है। ढाका के माघ बाजार में धमाका हुआ है। धमाके में कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। बीएनपी के तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने से पहले यह बड़ी खबर है। अब बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हाल के दिनों में। बांग्लादेश में जिस तरह से एक विरोध प्रदर्शन हादी की मौत के बाद देखा गया, वहां आपने यह भी देखा कि हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए किस तरह एक मुहिम की बात की जा रही है। इस बीच ढाका के माघ बाजार में धमाके की खबर आ रही है। मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या खबर है ढाका से इस वक्त? जी, बड़ी खबर आ रही है। ढाका के माघ बाजार इलाके से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ढाका की पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि एक फ्लाईओवर है साउथ ढाका में, जो साउथ मेट्रोपॉलिटन के इलाके में आता है, वहां पर माघ बाजार इलाके में एक फ्लाईओवर के नीचे अचानक बम ब्लास्ट हुआ। क्या ये आईईडी था, क्या ये ग्रेनेड था, या किस तरीके का बॉम्ब था, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बता रहे हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और एक व्यक्ति जो है इसमें बुरी तरीके से घायल हुआ है। इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कल ही तारिक रहमान जो बीएनपी के सरबराह हैं, वो 17 साल के अज्ञातवास के बाद यूके से बांग्लादेश आ रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान का आना एक बहुत बड़ी एक पहल है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं अगले 2 महीने में। और अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत ही अस्थिरता की तरफ बढ़ती दिख रही है क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा 10 दिन पहले उस्मान हादी को मारा गया और अब ये बम ब्लास्ट ढाका में होते हुए और उससे पहले एक हिंदू व्यक्ति को मार देना, तो जो अस्थिरता की सिचुएशन अभी है वो बरकरार है। और यूनिट सरकार से बहुत प्रश्न भी किए जाएंगे लोगों से कि कैसे ये बम ब्लास्ट हो रहा है और क्यों लोगों को मारा जा रहा है और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। पूरी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं बांग्लादेश में अभी। लेकिन बहुत बड़ी खबर अभी कि माघ बाजार ढाका में एक ब्लास्ट हुआ है। अभी तक जो सूचना एनडीटीवी को मिली है इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो आदित्य बता रहे हैं। बांग्लादेश की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में ढाका में ये ब्लास्ट हुआ है जिसमें अभी तक एक व्यक्ति के मरने की खबर है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। जो खबर हमारे पास आ रही है उसकी पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि पहले वहां पर दिन दहाड़े एक हिंदू को लिंच कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया गया, वो तस्वीरें आपने देखी। और अब जो खबर आ रही है वहां पर ढाका के अंदर यानी कि राजधानी में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अभी आपने आदित्य को सुना, वो ये कह रहे थे ये आईडी ब्लास्ट था या किसी और तरह का ब्लास्ट था। अभी उसकी पुष्टि का इंतजार करना होगा। लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि ढाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े वहां ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान की वापसी होने वाली है। और उससे पहले आप देख रहे हैं, एक बार आदित्य के पास वापस जाऊंगी। आदित्य अगर हमारे पास है, आदित्य, वहां पर चुनावों को लेकर हमने देखा कि ये बार बार खबर आ रही है कि चुनावों को रोकने की एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है जो कुछ पिछले दिनों हुआ है। अब बीएनपी के नेता का वापस बांग्लादेश आना, वो भी वहां पर चुनावी प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक माहौल बना देना कि बांग्लादेश सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, वहां पर चुनाव को लेकर गहमा गहमी तो बनी हुई है। फरवरी के महीने में मोहम्मद यूनुस ने अनाउंस किया है कि चुनाव होंगे, लेकिन अवामी लीग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, तो उनमें रोष है बहुत ज्यादा। और अभी उस्मान हादी की जो हत्या कर दी गई 10 दिन पहले और उसके बाद एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की गई और अब ये धमाका जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है माघ बाजार इलाके में ढाका में, इससे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां पर कानून की व्यवस्था है, इसकी धज्जियां पूरी तरीके से उड़ गई हैं। इस पर बहुत बड़ा सवाल जो है मोहम्मद यूनुस पर उठता है और अब देखना यह होगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और इसके पीछे कौन लोग हैं। क्या मोहम्मद यूनुस इसको बता पाएंगे? क्योंकि अभी भी उस्मान हादी की जो हत्या हुई है उसके पीछे जो लोग हैं उनका कोई पता नहीं है। आदित्य, मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, अपने दर्शकों को भी बता रही हूँ कि जो तस्वीरें हमारे पास स्क्रीन पर हैं उसमें एक चर्च नजर आ रहा है। अब हमने देखा कि एक हिंदू दीपू दास की लिंचिंग की गई, उसे जिंदा जलाया गया। अभी जो धमाका हुआ है वो एक चर्च के पास है। हमें लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश से जो एक खबर आ रही है धमाके की, इसको सीधे सीधे आप जोड़कर कैसे देखेंगे?
जी बिल्कुल, ये अस्थिरता की ओर है। और जैसे कि पहले आपने बताया कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं बांग्लादेश में जो नहीं चाहते कि चुनाव हो। वो चाहते हैं कि इस्लामी कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको जो है पूरी शह मिले, उनको पूरी तरीके से बढ़ावा मिले। और तभी हमने देखा कि अभी 16 तारीख को जब जमाते इस्लामी सड़कों पर आई तो लाखों की तादाद में लोग उनके साथ आए, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जमाते इस्लामी को इतना ज्यादा सपोर्ट वहां पर मिला है। तो देखना अब होगा कि क्या अस्थिरता की ओर बांग्लादेश बढ़ता रहेगा या अभी काबू में स्थिति आएगी। हो नहीं सकता कि यूनिस काबू में लाएं स्थिति को, क्योंकि अभी भी उस्मान हादी के हत्यारों का कोई पता नहीं है। और अब ये धमाका जो हो रहा है इस पे बहुत बड़ा प्रश्न जो है यूनिस सरकार पर और उनके पूरी तरीके से जो फेलियर पर आता है। बहुत धन्यवाद आदित्य, क्योंकि ये तस्वीरें ढाका से हमारे पास आ रही हैं, बांग्लादेश से आ रही हैं, और वहां पर एक बम धमाका एक ऐसे समय में जब पहले ही बांग्लादेश सुलग रहा है और हादी की हत्या के बाद वहां पर हमने एक हुजूम देखा है, कट्टरपंथी सड़क पर उतर रहे हैं, भारत विरोधी भी उसमें नारेबाजी है, जबकि खुद हादी के भाई कह चुके हैं कि हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार है। ऐसे में बांग्लादेश में इस वक्त जो अराजकता है वो आपके सामने है। एक धमाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इस सब के बीच अब आपको दिखाती हूं आज की बड़ी खबर, जिस पर माइक ऑन कर रहे हैं। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सूझ चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम, और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। तो यूपी में 2027 में क्या बड़ी हलचल होने वाली है? क्या यूपी के 2027 के रण में समीकरण बदल गए? 27 में योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी फिर से हासिल कर पाएंगे, इसे लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त है। उधर अखिलेश यादव को लगता है कि बीजेपी बाजी मारने वाली नहीं है, हारने वाली है। यूपी की विधानसभा में आज हर उस मुद्दे की गूंज सुनाई दी जो यूपी में चुनाव का समीकरण बना या बिगाड़ सकती है। आज योगी आदित्यनाथ ने जो एजेंडा सेट किया है उसे आप सुन लीजिए। हर काम वोट बैंक की नजर से देखता है विपक्ष, ये योगी ने कहा। यानी जहां वोट बैंक नहीं वहां हल्ला नहीं। छांगुर जैसा काम करने वालों पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, ये योगी ने कहा। माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी, हमारी नहीं है। और इसी के लिए गाजा पर कैंडल मार्च, बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने सदन से कहा कि ये ही वो लोग हैं जो गाजा पर तो इतना हल्ला करते हैं लेकिन बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू मारा जाता है तो मुंह बंद हो जाता है, घुसपैठियों को निकालेंगे तो समर्थन में मत आइए, ये भी कहा, एक तरह से चेतावनी दी है। आज अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। दंगाइयों का उपचार बरेली वाले मौलाना से पूछ लीजिए, यानी दंगाइयों का उपचार कर रहे हैं। और ये बरेली वाले मौलाना कौन है उसकी भी तस्वीर आज योगी ने ग्राउंड से दिखा दी। बरेली वाले मौलाना की उन्होंने बात कही और उनके समर्थकों के यहां कैसे बुलडोजर चल रहा है उसकी तस्वीर देख लीजिए। योगी विधानसभा में बोल रहे थे और तौकीर रजा के समर्थक के यहां पर बुलडोजर चल रहा था। योगी ने कहा कि देखिए ये सब कुछ जो यूपी में हो रहा है ये होने नहीं देंगे। पहले दंगे होते थे, दंगे की साजिश रचने की कोशिश होती थी, हम बुलडोजर इलाज कर देते हैं। अब क्या ये इलाज गलत है? और यूपी में 2027 में वोटर कैसे इस पर वोट देगा आज पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ जिस मुद्दे पर योगी वर्सेस अखिलेश जमकर हुआ, यानी घुसपैठियों का मुद्दा, उसकी भी तस्वीर आ जाए।
यानी योगी जो जो विधानसभा में बोल रहे थे उसकी तस्वीर ग्राउंड से आ रही थी। गाजियाबाद में आज फिर से योगी के अधिकारी निकल गए ऑपरेशन टॉर्च के तहत, घुसपैठियों की जांच करने के लिए निकले। उनके पहचान पत्र चेक करिए, देखिए जरा कैसे जा जाकर उनके पहचान पत्र मांगे जा रहे थे। ये सारा ऑपरेशन यूपी में चल रहा है और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इस पर न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि इसे डंके की चोट पर सही भी ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो आज पूछूंगी, माइक ऑन करूंगी जब अपने मेहमानों की कि क्या लोग इस ऑपरेशन के साथ हैं। योगी ने 2027 का टारगेट पूरी तरह से लॉक कर दिया है। योगी जानते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन वो यूपी में ले रहे हैं उस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। समर्थन में भी लोग हैं और उनके विरोध में भी लोग हैं, लेकिन योगी आश्वस्त है कि जो एक्शन वो ले रहे हैं वो सही है। माफिया पर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर हो, उस पर भी योगी आदित्यनाथ स्पष्टता से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा जिस पर योगी और अखिलेश यादव के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और ये 2027 तक चलेगी। आज से नहीं, काफी लंबे समय से ये छिड़ी हुई है और इसीलिए आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। यूपी में आज ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की। ये बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे, लेकिन इसमें दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया। यानी कि ब्राह्मण एकजुटता की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कल यूपी में की गई, जिसमें यूपी के ब्राह्मण विधायक एक साथ आए। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ब्राह्मणों ने एक मुश्त होकर वोट दिया है बीजेपी को और इसीलिए बीजेपी उन्हें गुलाम समझ रही है। अब सपा ने तो अपील कर दी है कि ब्राह्मण बीजेपी को सत्ता से हटाएं और उनकी अक्ल ठिकाने लगाएं। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का, सीधे सीधे ये कह रहा है कि इनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। ऐसे में 2027 से पहले एक नई जातीय लड़ाई क्या शुरू हो गई है। आज पूछ रही हूं कि 27 की लड़ाई आखिर किस मुद्दे पर लड़ी जाएगी, क्योंकि ये जो आपने तस्वीर देखी है इससे बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी कहना चाह रही है कि ठाकुरों को तो सीएम मिल गया लेकिन ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला और इसीलिए ये ब्राह्मण वोट अब हमारे पास आए। क्या ये होगा? एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए और फिर मेरे मेहमानों का माइक ऑन हो रहा है। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी फुल एक्शन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में विपक्ष के धागे खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर उनका बुलडोजर गरज रहा है। योगी ने अपने इरादे और एजेंडा लाउड एंड क्लियर कर दिया है। अब तक माना जा रहा था कि बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन योगी ने आज अखिलेश के पीडीए कार्ड की भी हवा निकाल दी। आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव बीते लंबे समय से जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को उठा रहे हैं उसे भी सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर ले आए। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार कर दिया। स्थल का नाम बताया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। घुसपैठियों, माफिया और बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनके प्राइम टारगेट पर एसआईआर की प्रक्रिया भी है, लेकिन योगी इस मुद्दे पर भी खुलकर बोल रहे हैं। मैं आज सवाल पूछ रही हूं, 2027 का एजेंडा योगी ने क्या लॉक कर दिया है और वो एजेंडा कौन सा है? यूपी में किसका जातीय फॉर्मूला चलने वाला है, योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव का? 27 में पीडीए की काट क्या बीजेपी ने तैयार कर ली? सवाल यह भी कि गाजा पर आंसू लेकिन बांग्लादेश पर खामोशी है क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज यही कहा और विधानसभा में कहा। और सवाल यह भी कि कब्जा गैंग पर बुलडोजर तो किसे दिक्कत है? ये सवाल भी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से ही पूछा है। तो मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मलूक नागर जी, नेता आरएलडी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से कर लेती हूं कि जो एजेंडा योगी आदित्यनाथ सेट कर रहे हैं
अब उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं, लेकिन भाटी जी उन्होंने सबसे पहले आज सदन में कह दिया कि देखिए बांग्लादेश पर चुप्पी रहती है इनकी, लेकिन गाजा पर तो ये कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं और बहुत से मुद्दे। लेकिन मैं इस पर पहले पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े अग्रेसिवली इस बात को रखी कि आप लोग बांग्लादेश पर नहीं बोलते, आप लोग सिर्फ गाजा पर कैंडल मार्च करते हैं। ने आपने बताया अभी कि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई है और मुझे पता है उससे पहले राजपूत विधायकों की भी मीटिंग लखनऊ में हुई। लेकिन हम पिछले महीने नवंबर में हम गुर्जर चौपालों का आयोजन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जगह जगह, और पुलिस ने हर जगह आके हमारी चौपाल रोकी। हमने फिर उसे पीडीए चौपाल के नाम से भी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वो भी रोकी। और पुलिस ने हमसे ये कहा कि उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश जारी हो गया कि जाति के नाम पे कोई भी मीटिंग, कोई भी आयोजन नहीं होगा। ठीक, तो अगर हमारी पंचायतें रोकी जाती हैं, पिछड़े दलित समाज की पंचायतें रोकी जाती हैं शासनादेश का हवाला देके, तो ये ब्राह्मण और राजपूतों की मीटिंग क्यों होने दी जाती है? क्या उत्तर प्रदेश में केवल ब्राह्मण और राजपूतों को ही मीटिंग करने का अधिकार है, पिछड़े और दलितों को अपने पंचायतें करने का अधिकार नहीं है? पहला सवाल तो मेरा ये। दूसरा, आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ कहाँ कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों का सफाया कर रहे हैं। जो सरकार रेपिस्ट की सजा माफ कर रही हो, जो सरकार हत्यारों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास कर रही हो कोर्ट से, उस सरकार को आप अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ मानती हैं, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर केवल मकानों पर, दुकानों पर नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पिछड़े और दलित समाज की नौकरियों पर भी चल रहा है। अभी लेखपाल की पोस्ट निकली है उत्तर प्रदेश में, लेखपालों की भर्ती का विज्ञापन निकला है। कुल पोस्ट है 7,994। ओबीसी 27% और एससी 21% जोड़ के अगर इनमें ओबीसी और एससी की पोस्ट होनी चाहिए 3,997, लेकिन योगी जी की सरकार ने दी है 3,037। 960 नौकरियों पे बुलडोजर चला दिया योगी जी ने, पिछड़े और दलित समाज की 960 नौकरियों पे बुलडोजर चला दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी की 404 पोस्ट निकली हुई हैं। ओबीसी 0 है, उसमें ओबीसी को एक भी पोस्ट नहीं दी है। ओबीसी की सारी सीटों पे बुलडोजर चला दिया है। 90 सीटें बनती हैं ओबीसी की। योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाँ। उसमें 29,339 ओबीसी और एससी की नौकरियों पे योगी जी ने बुलडोजर चला दिया था। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर भर्ती किए गए थे, जिनमें 8 राजपूत थे, 2 ब्राह्मण थे। 15 में 8 राजपूत, 2 ब्राह्मण। ये योगी जी का शासन है। लखीमपुर सहकारी बैंक में 27 भर्ती की गई। आता है भाटी जी, मैं सच बताऊं आपको कि हर फहरिस्त में जाति लेकर आ जाते हैं और ये राजनेता करते हैं। ये राजनेताओं का काम है कि हर चीज में जाति लेकर आए। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, एक बात ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग सुनिए तो मेरी बात, एक तरफा बात थोड़ी चलेगी कि आप ही बोलते जाएंगे। पहली बात ये है कि अरे भाई हुई है, वो तो मैंने खुद बताई है, आप क्या बता रहे हैं भाटी जी? वो तो मैंने बताई है शो में, वो तो मैंने बताई, आप क्या बता रहे हैं? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, आपने जवाब क्या दिया? आपने वेरी कन्वीनियंटली उस सवाल को सुना ही नहीं। चलिए वो आपकी मर्जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी बात, मैं आपसे कोई सवाल का भाई आपने कैसे ये सोच लिया कि इस मंच पर बैठकर हम एक सजा याफ्ता या बलात्कारी के समर्थन में कोई बात चलाएंगे? आपने कैसे बोल दिया? और मैं आपको ये बोल रही हूं, आपने कैसे ये कहा कि मैंने ये बात खबर चलाई कि भाई देखिए माफिया पर बड़ा एक्शन हो रहा है और एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो नहीं करते। और ये बात मैं आपको बताऊं कि जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में बोला है, मैंने वो चलाया है। आप इसके समर्थन में, उसके खिलाफ में हो, वो आपकी बात है, लेकिन एक सजा याफ्ता बलात्कारी के समर्थन में यहाँ कोई नहीं है। और मुझे लगता है आई वांट टू से इट एज क्लियरली एज आई कैन। तो ये इस बात को जरा समझ लीजिए, बातों को ट्विस्ट करना आप बहुत सीख गए आजकल, अपनी पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं से थोड़ा प्रभावित है। मैं मलूक जी आपके पास जा रही हूँ। मलूक जी, नहीं 10 सेकंड दूंगी, फिर आप उसी मुद्दे पर आएंगे, घुमा फिरा के फिर आप एंकर को टारगेट करते हैं, यही आपका काम है। मलूक जी के पास तरीका गलत है। हाँ, नहीं तरीका गलत नहीं है, तरीका बिल्कुल गलत नहीं। इतना लंबा आपका संबोधन ओपनिंग कमेंट रहा है, इतना ओपनिंग कमेंट आपका लंबा रहा, मैंने आपको रोका नहीं। सुचारिता जी, हाँ, दलित और पिछड़े अपनी आवाज नहीं उठा सकते चैनल पे। अरे वाह 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 वाह, ये नया राग लेकर आया आप।
भाटी जी बोल रहे हैं, नहीं सुनी जाएगी, ये भाटी जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं उठाने दी जाएगी। ये भाटी जी बोल रहे हैं, दलित और पिछड़े अपने हक की आवाज भी चैनल पर नहीं उठा ये भाटी जी बोल रहे हैं, जो हर डिबेट में जाकर गरजते हैं, वो ये बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई छोड़िए सर, कौन विश्वास करेगा इस बात पर आपकी। मलूक जी मुझे बताइए। नहीं, उन्होंने जो बात कहा वो वैलिड क्वेश्चन कहा, मुझे उसमें कोई, मैं देखिए खरी बोल रही, उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा भाई गुर्जर समाज की सभाओं पर रोक लगा दी है, विधायकों की ब्राह्मण बैठक हो रही, क्यों हो रही है भाई? देखिए सुचरिता जी, जो भाटी जी कह रहे हैं, इनकी बातें सही हैं, डिबेटेबल हैं, ये एक अलग विषय है, पर काफ़ी हद तक इनकी बातें जो शुरुआत में हुई हैं ठीक है। पर मैं एक चीज़ और जानकारी में लाना चाह रहा हूँ, आज देश का नेशनल टेलीविज़न है, सब लोग देखते हैं। मैं जो DOPT एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री का मंत्रालय आता है और जिसमें कानून मंत्रालय आता है, यानी कि 2 मंत्रालय पूरे देश के सारे मंत्रालय को कवर करते हैं, उसमें आंकड़े आते थे और 55 सालों में कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों का राज रहा। 55-60 साल, उसमें सुचेरिता जी कहीं पे 15%, कहीं पे 18%, कहीं पे 20%, कहीं पे 22%, और दलितों के और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, वोट ले ली, शोषण करा, इन्हें दिया नहीं। तो हमारे भाई राजकुमार भाटी जी को उन पे भी जरूर कहना चाहिए। आज की बात इनकी सही हो सकती है, और किसी नेशनल टेलीविजन पे मैंने भी इसी तरह की मिलती जुलती बात कही थी जो राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं। तो ये आज ये क्यों नहीं सोच रहे कि जब तो दलितों का, पिछड़ों का शोषण हुआ, बाबा साहब अंबेडकर साहब को भी धोखा दिया, चुनाव हरवाया कांग्रेस ने, पटेल को शुरू में धोखा दिया, उनके 15 में से 13 वोट उनके फेवर में आए, और उसके बाद राजेश पायलट को धोखा दिया, सचिन पायलट को धोखा दिया, चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया, प्रधानमंत्री धोखा दिया। तो जिनके साथ आज राजकुमार भाटी जी हैं, कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक मुलायम सिंह जी को हम देश का बड़ा नेता, कद्दावर नेता मानते हैं, मायावती को देश का कद्दावर बड़ा नेता मानते हैं, सपोर्ट कर रहे थे 2004 से 2014 तक। आय से अधिक संपत्ति के केस लगा के दलित और पिछड़ों के नेताओं को ही जेल में डालने की तैयारी कर दी कांग्रेस ने, और उन पे तो प्रश्न चिन्ह जरूर लगाने चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं आज उन्हीं के साथ खड़े हैं, गठबंधन में नहीं तो एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। उन्हीं के साथ खड़े हैं ये, लेकिन आज नहीं बोलते हैं उनके खिलाफ। देखिए भाटी जी, मलूक जी आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, ये मैं जानती हूँ। स्क्रीन पर जैसे ही वो आते हैं आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, अच्छी बात है, डिबेट में ये होना बहुत जरूरी है। मैं मनीष जी के पास जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ आपके पास, मनीष जी और प्रोफेसर रतनलाल जी के पास जाऊंगी। मनीष जी देखिए, यूपी में बहुत सारे मुद्दे हैं, राजकुमार भाटी जी को लगता है जो बात कही जा रही है वो डिलीवरी में नहीं है। अब उन्होंने ब्राह्मण समाज की बात कह दी, वो तो खुल्लम खुल्ला आप लोगों को कह रहे हैं, आपके लोगों को भी कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें बताइए, छोड़ेंगे तब इनको अकल ठिकाने आएगी। यानी वो भी अपनी तरफ से दाव पूरी अच्छी तरह से चल रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, आपके इस सवाल का जवाब तो मैं दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं डिबेट में आप भी राजकुमार भाटी के ट्रैप पे आ गई। आपने उनसे सवाल क्या पूछा था? आपने सवाल ये पूछा था कि बांग्लादेश में दलित युवक दीपू दास के हत्या के मामले में, नृशंस हत्या के मामले में सपा चुप है। उन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया। दरअसल पीडीए का असली सत्य यही है। अयोध्या में जब मुईद खान एक निषाद समाज की लड़की से बलात्कार करेगा तो उस लड़की के बयान को सत्य न मानकर अखिलेश यादव मुईद खान के साथ नग्नता से खड़े हो जाते हैं। जब कन्नौज में नवाब सिंह यादव रेप करेगा तो अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी उनको बचाती है, और जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं। मुझे लगता है आपका पहला सवाल ये था, तो मुझे लगता है कि आपको भी डट के इसका जवाब उनसे लेना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पीडीए का जो ढोंग है, जो पीडीए के नाम पे भुलावा है, इस देश में बिहार में पूर्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अखिलेश यादव वहां प्रचार करने क्यों गए थे? केवल इसीलिए गए थे ना कि उनके रिश्तेदार यादव जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो इनका पीडीए केवल मुलायम सिंह यादव
और लालू सिंह यादव का परिवार है उसका भला होता है तो पूरा पीडीए का भला है। और बाकी सारी बातें ढोंग हैं, क्योंकि ये बलात्कारियों इन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी अयोध्या में जो बलात्कार हुआ था निषाद की लड़की के साथ। तो ये और सीए में जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो दलित, ज्यादातर उसमें दलित थे, एसटी थे, ठीक है, उन लोगों को नागरिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही थी, तो उसके विरोध में कौन खड़ा था? यही आपकी वाली मनीष जी, सतीश जी और शांतनु जी के पास मुझे जाना है, उससे पहले मैं प्रोफेसर रतनलाल जी के पास जाऊंगी। कर लेने दीजिए। हाँ नहीं आप कंप्लीट करिए जल्दी। नहीं कंप्लीट करिए जल्दी से सर। मैं बस ये कह रही हूँ, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं मेरे। आपके सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। हाँ तो मैं वही सवाल प्रोफेसर रतनलाल जी के पास लेकर जाती हूँ। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सवाल मैंने पूछा, उन्होंने नहीं दिया जवाब। ये तो मैं खुद ही कह चुकी सर, ये मैंने कहा कि सवाल मैंने पूछा, उन्होंने नहीं किया। अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी, अरे भाई, जो सवाल उन्होंने पूछा मैं उस पर वापस आ रही हूँ। अब मुझे लगता है आप उसका जवाब देंगे। मुझे बार योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत अग्रेसिवली विधानसभा में इस बात को रखा कि आप लोग गाजा पर, फिलिस्तीन पर इतने बयान देते हैं, हल्ला करते हैं, लेकिन क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है इस पर नहीं बोलते हैं। आपको लगता है वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? चलिए शुक्रिया। वैसे तो आज ब्राह्मण विशेष था यह प्रोग्राम, लेकिन चलिए बांग्लादेश से शुरू करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है दुनिया में जहां भी नस्ली भेदभाव हो, चाहे जनजातीय, जातीय, कलर भेद, कुछ भी हो, गांधी से उठा लीजिए, पूरा हिस्ट्री उठा लीजिए, है ना। चाहे फिलिस्तीन का मसला हो, चाहे अफ्रीका का मसला हो, लगातार कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के पक्ष में खड़ी रही, लगातार। और मैं देख रहा हूं भाजपा सरकार अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं कि जो अल्पसंख्यकों पे अटैक हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। जो कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति, कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति कहीं भी इस तरह के वारदात पे, मतलब उसको सेंसिटिव होना चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार से नजर बनाए, चुपचाप रही है, अभी चुपचाप रही है, हम नहीं टोके कहीं। इनके संबंध न बांग्लादेश से ठीक है, न अमेरिका से ठीक है, न नेपाल से ठीक है, न चाइना से ठीक है, न अमेरिका से ठीक है, कहीं से इनके संबंध ठीक नहीं है। और एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जो बांग्लादेश के दलित पे उनको बहुत ही मोहब्बत आ रहा है, अभी भारत सरकार के आंकड़े हैं 23 के, बिना आंकड़े के मैं बात नहीं करता। टॉप नंबर पे दलित एट्रोसिटी जो है ना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 15,130 एक साल का है, रिपोर्टेड कह रहा हूं। उस पे आदित्यनाथ की आंसू नहीं निकलते हैं। मनीषा वाल्मीकि का केस है, अभी रायबरेली में एक दलित बच्चे को लिंच कर दिया गया। और इतने जो है ना एट्रोसिटीज मुसलमानों पे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे अखलाक का मसला हो, चाहे बिल्किस बानो हो, इन पे तो आरोपियों को फूल माला पहना के लड्डू खिलाते हैं। इनका तो नैतिक कोई आधार नहीं ये सब सवाल उठाने का दलितों पे। सबसे ज्यादा एट्रोसिटी जो राजकुमार भाटी जी ने कह दिया, बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के मकान, नैतिक अधिकार ही नहीं है बीजेपी को दलितों पर अत्याचार की बात रखने का। अब इस पर एक बार सुनिए, मैं एक बार शांतनु जी के पास ठहर जाओ मैडम, आप लोग को दिक्कत है ना, पूरा कंप्लीट बात नहीं होने देते सर, फिर बाकी मेहमान भी तो नाराज हो जाएंगे ना, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। एक मर्डर केस वापस लेने का डाला है, एक सेंगर अभी जो है ना ये हुआ, इस पे बीजेपी प्रवक्ता का किसी नेता का बयान है ये। अरे सर तो जवाब तो लेने दीजिए। अब आप बार बार कह रहे हैं ये एट्रोसिटीज हैं, बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं आया, बयान नहीं आया। मैं पूछ लूं जरा, पूछ लूं मैं शांतनु जी से। शांतनु जी है ना, तो उस दलित हिंदू के लिए, हाँ दलित हिंदू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या ये यूपी में वो कह रहे हैं सिलेक्टिवली बात उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? ये रतनलाल जी का कहना है शांतनु जी कि यूपी में एट्रोसिटीज दलितों पर हो रही है, उस पर नहीं बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू पर बात कर रहे हैं। शांतनु जी देखिए, पता नहीं कहाँ का डेटा लेके आए, अगर एनसीआरबी का डेटा देखो तो हर तरह का क्राइम 25 से 30% कम हुआ है, हर कम्युनिटी में कम हुआ है। और वो दिखा दें अगर एनसीआरबी का कौन सा डेटा वो कोट कर रहे हैं तो आई स्टैंड करेक्टेड। वो आपने जो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करी, उस पर पता नहीं आज सुबह से हम लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों की कई एंटिटी होती हैं, पुरुष नारी की एंटिटी होती है, कौन सी हम एरिया से आते हैं उसकी एंटिटी होती है, कौन सा प्रोफेशन करते हैं उसकी एंटिटी होती है, जाति बड़ी एंटिटी है, उसके आधार से लोग मिलते हैं। और उसमें शलम मणि त्रिपाठी बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे, मतलब आप कह रहे हैं शलम मणि त्रिपाठी बगावत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से।
वो रोज तो रिट्वीट कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ का। तो मेरे ख्याल से जब चर्चा का विषय नहीं मिलता है तो नया चर्चा का विषय उठा लेते हैं। मैं पीडीए की जो फुल फॉर्म है उसको ट्रैक कर रहा हूँ सुचारुदादी कई महीनों से। पहले वो पीडीए जब स्टार्टिंग आया, इनके प्रवक्ता उसको आदिवासी कहा करते थे, ए फॉर आदिवासी। फिर जब इनके लगे इनके रिश्ते तल्ख हुए आजम खान से, तो उसको ए फॉर अल्पसंख्यक कर दिया। अभी रिसेंटली जब से वो आजम खान जेल पे गए हैं तो ए से आधी आबादी हो गया, महिलाएं हो गई। तो ये तो पीडीए पे भी ए फॉर क्या है ये बताएं सपा के प्रवक्ता, कि वो आदिवासी है कि अल्पसंख्यक है कि वो आधी आबादी है। तो मेरे ख्याल से जिनकी पूरी राजनीति एमवाई कॉम्बिनेशन पीडीए पर रखी है वो ये भूल जाएंगे कि कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, 40 स्कीमों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पर कैपिटा इनकम में उत्तर प्रदेश वो टॉप के राज्यों में आ रहा है। अब कोई कंपनी चाइना से उठती है तो पहले उत्तर प्रदेश आती है, पहले तमिलनाडु जाया करती थी। ये सब इनकी चर्चा का विषय होगा ही नहीं कभी। पीडीए का ए आज अल्पसंख्यक है, कल आदिवासी हो जाएगा, कल आधी आबादी हो जाएगा, इसी में घूम फिर के इनकी कहानी खत्म होगी। घूम फिर कर इस पर कहानी आ जाएगी। शांतनु जी, लेकिन मुझे बताइए ना, वहां पर एक बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक कर रहे हैं बैठक, उसकी जरूरत क्या है? ये पॉलिटिक्स ही है ना शांतनु जी? बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को एक साथ जुटकर वहां पर एक सभा करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है? देखो सभा क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? बेटे कोई सभा नहीं थी। आप देखिए वो सभा थी, एक कमरे में लोग बैठे हुए हैं। अभी एक दूसरी डिबेट में हर्षवर्धन वाजपेयी जी बैठे थे जो प्रयाग के विधायक हैं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं होता, भी नहीं आया था। अच्छा, तो कुछ लोग गैदर हो गए आपस में। भाई देख, हम लोग मैंने जैसे बताया कई आइडेंटिटीज से मिलते हैं। कभी हम पुरुष मिल लिए, नारियां मिल रही, हम पूर्वांचल के लोग मिल लिए, पश्चिम के लोग मिल लिए, एक प्रोफेशन के लोग मीडिया वाले आपस में मिल लिए, एक जाति के लोग मिल लिए। तो जाति एक आइडेंटिटी है। मुझे याद है जब मैं विदेश में था तो साउथ ईस्ट एशिया की बैठक होती थी, उसमें पाकिस्तानी भी आते थे। तो वो एक आइडेंटिटी है, तो एक अलग आइडेंटिटी से लोग मिल लिए, क्या हो गया उसको? अच्छा, ये कह रहे हैं आपके वो एक अलग आइडेंटिटी से मिले। एक बार सतीश मैं भाटी जी आ रही हूँ आपके। सतीश जी, डू अग्री विद दिस? वो कह रहे हैं कि एक बैठक हो गई, उसमें इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे ऐसे जोड़ देंगे कि यहाँ पर और उसमें सारे भाजपा के इनवाइटेड भी नहीं थे। देखिए शांतनु जी की व्यक्तिगत जो उनकी उनका जो अलायंस है, उनका जो प्रतिबद्धता है, हम लोग सब जानते हैं। मोटी बात सुनिए, 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन। 4 करोड़ वोट यूपी में कट जा रहे हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आ जाते हैं, वहां पर जाति सम्मेलन बैन हो जाता है, फिर भी जो है मौत के सिरप में भी यादव और ठाकुर खोजा जा रहा है। मोटी बात यह है कि जो अगला चुनाव है वो इस प्रकार से हो रहा है कि योगित्व या हिंदुत्व बनाम पीडीए, मतलब इसमें जातिवाद से, जातिवादिता से, पीडीए से अखिलेश लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ सूंघने को मिलता है कि कहीं योगी जी का कोई चौतरफा घेराबंदी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब योगी घेराबंदी का अर्थ है वो शांतनु जी समझते होंगे हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए योगी जी का विधानसभा में बयान क्या है। बांग्लादेश में हिंदू नहीं मरा है, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान मरा है। आप समझ रही हैं? आप समझिए बातों को, थोड़ी गूढ़ता में समझिए कि कहाँ बातें जा रही है। तो लगता है कि अब चुनाव नजदीक आ गया है और देखते हैं कि पीडीए और योगित्व में नहीं सतीश जी, उन्होंने अगर इस तरह का, मैंने इस बयान को किस तरह से देखा, उन्होंने कहा कि भाई गाजा पर बोलते हैं, ये बांग्लादेशी हिंदुओं पर नहीं बोलते हैं। अगर पीडीए की बात करते हो तो कम से कम इस पर तब भी बोलो क्योंकि वो एक दलित था। तो पीडीए की तो बात करते हो तो दलित पर तो बोलो। नहीं, देखिए बोलना चाहिए, लेकिन एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने आज से 1.5-2 महीना पहले, 4-5 महीना पहले, हमको ध्यान नहीं पड़ रहा है, तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, जो दमन हो रहा है, उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। उसके बाद जो है, उसके बाद से क्या एक्शन हुआ है बताइए। अब मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूँ रिएक्शन लेने के लिए। भाटी जी, वो कह रहे हैं दलित की बात हो रही है, आपत्ति इस बात पर मनीष शुक्ला जी ने जताई। देखिए मैंने तो पहले ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा आपने डक किया इस सवाल को। अभी भी डक करेंगे या बोलेंगे इस पर? नहीं, मैं बिल्कुल जितना आप चाहें उतना बोल सकता हूं, लेकिन मुझे शांतनु गुप्ता जी की बात का जवाब देने का समय आप जरूर दे देना। 30 सेकंड का प्लीज बोलिए। बांग्लादेश में जो हिंदू युवक को जला के मारा गया वो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही दुखदाई है, और उस पर कोई भी जिसके अंदर इंसानियत होगी सबको दुख होगा। हमें क्यों नहीं होगा? क्या हम इतने बड़े राक्षस हैं कि हमें एक युवक के जिंदा जला दिया गया उस पर हमें दुख नहीं होगा? ये बात ही मूर्खतापूर्ण करते हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई दुख नहीं है, गाजा पर दुख होता है, बांग्लादेश में दलित युवक जला दिया उस पर दुख नहीं है। क्यों नहीं हमें दुख होगा? हम आपकी तरह भावनाहीन लोग थोड़ी हैं, हम आपकी तरह
कठोर हृदय के लोग थोड़ी हैं, हमें हर मनुष्य के मरने पर दुख होता है। लेकिन बांग्लादेश के गृह युद्ध से आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी देश अगर धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर जाता है तो उसकी हालत यही हो रही है, तो होती है जो बांग्लादेश की हो रही है। तो इसका मतलब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागी हुई है देश छोड़ के। बांग्लादेश में अराजकता है, बांग्लादेश के नागरिक मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश तो के यहाँ पे नागरिक भारत मारे को जा क्या रहे सीख लेनी है? हैं। उनमें भी आप हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप क्या बांग्लादेश की तुलना भारत से करने की कोशिश कर रहे हैं भाटी जी? क्या आप बांग्लादेश की तुलना भारत से करने की कोशिश कर रहे हैं? कट्टरवाद का नतीजा है, बोलिए ना इसको। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस्लामिक कट्टरवाद का नतीजा है, बोलिए। पता नहीं आप कहां से कौड़ी ढूंढ के लाती हैं, क्या लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कहां से ढूंढ के लाती हैं। बीजेपी का फायदा क्या है? तुम लोग कौन सी बात बोला? भारत और बांग्लादेश की किस बात के लिए? भाटी जी आपने क्या कहा? आपने क्या कहा अभी? आपने क्या कहा कि बांग्लादेश से भारत को सीखने की जरूरत है? बांग्लादेश से भारत को सीखने की जरूरत है। धार्मिक कट्टरता में क्या होता है? शेख हसीना भागती फिर रही है, इसका क्या मतलब है? आपको क्या लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है? और अगर आप ये भारत को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने वही पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारत भी इससे सीखे। भारत की क्या परिस्थिति बांग्लादेश जैसी है? बोलिए ना, खुलकर क्यों नहीं बोलते? बुद्धिमान बोलिए मनीष शुक्ला। बुद्धिमान मनुष्य को हर घटना से सीखना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं नहीं, बुद्धिमान मनुष्य को हर घटना से सीखना चाहिए। और मूर्खों के लिए कोई सीख नहीं होती। मूर्ख चिल्लाते रहते हैं। बांग्लादेश आजकल आप बहुत चिल्लाने लगे, वैसे मैं बता दूं आपको बढ़ा, इसलिए बर्बादी के कगार, भाटी जी बर्बादी के कगार पर है। नहीं एक और सुनिए जो शांतनु जी, मनीष शुक्ला जी को लीजिए स्क्रीन पे, भाटी जी का जवाब देंगे। हाँ बोलिए भाटी जी, कंप्लीट करिए। मुझे शांतनु जी के लिए 30 सेकंड देंगे आप? शांतनु जी ने बहुत गंभीर बात कही थी। शांतनु जी ने कहा कि मेरी समझ में पीडीए आया ही नहीं, पीडीए का ए का क्या मतलब है, पीडीए का क्या मतलब है? शांतनु गुप्ता जी आपकी समझ में पीडीए आ कैसे जाएगा? पीडीए नहीं, ए बता दीजिए। ए आजकल क्या है? हर हफ्ते बदलता रहता है, इस हफ्ते ए क्या है बता दीजिए। मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। जितनी नफरत, आप जितने घोर जातिवादी हैं, जितने सामंतवादी हैं, और बीजेपी के जितने बड़े भक्त हैं, योगी आदित्यनाथ के जितने बड़े भक्त हैं, आपकी समझ में पीडीए आ कैसे जाएगा? पीडीए को समझने के लिए आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए। ये मूर्खों के समझने की चीज नहीं है पीडीए। मूर्खों और जातिवादियों, नफरती लोगों के समझने की चीज नहीं। इसे वो समझ पाएगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, नहीं भाटी जी, जिसके अंदर महानता होगी, वो समझ पाएगा पीडीए को। पर्सनल मत होइए। पीडीए को कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता, और कोई नफरती आदमी नहीं समझ सकता, और आप जैसा एक पार्टी का चमचा नहीं समझ सकता, आप जैसा एक ठीक है भाटी जी। मुझे लगता है कि अपने जो बाकी मेहमान होते हैं डिबेट में, उनका भी थोड़ा सम्मान करिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और आपको मैं बार-बार कहती हूँ, मलूक जी, मनीष जी बोला जा रहा है, मत करो मनीष जी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। मनीष जी और रतनलाल जी को लीजिए। आदिवासी है, ये संख्या क्या है? ठीक। देखिए सुचारिता जी, जब किसी व्यक्ति को लगने लगे कि मेरे अलावा सभी लोग मूर्ख हैं, तो उनके लिए बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तमाम वर्णन है, लोग समझ सकते हैं कौन क्या है। इस विषय पर मैं जाते हुए मैं मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, मुद्दे की बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, नहीं, इतनी गंदी शब्द, इतनी एरोगेंसी भाटी जी का, और ये मतलब ये जनता देखती है इन लोगों की एरोगेंसी को, कि विपक्ष में बैठने के बाद सभी को, पूरे चैनल में सबको इन्होंने मूर्ख बता दिया। देखिए, मैं फिर भी विषय पे आता हूं, मैं समय नहीं लूंगा। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि दीपू दास के साथ जो घटना बांग्लादेश में हुई वो सबको दुखद लगेगी, लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप लोग के ऊपर इसलिए शक होता है कि जो काम बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ, वही काम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रहते राम भक्तों के साथ अयोध्या में आप लोगों ने किया था। और किया ही नहीं था, लगातार 20 साल मुलायम सिंह कहते थे आवश्यकता पड़ती तो मैं और हिंदुओं को मरवा देता। इसलिए आपके सारे बयानों पर हम लोग को शंका होती है। सतीश के सिंह जी भी बयान खोज रहे थे कि 4-5 महीने पहले कांग्रेस ने बांग्लादेश की बात की थी। सतीश जी, दिग्विजय जी और अधीर रंजन जी ने अभी 3-4 दिन पहले जो बयान दिया है उसको भी सुन लीजिए, किस तरीके से वो कह रहे थे कि नहीं जी, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मारे गए, वहां इन दंगों में मुसलमान भी मारे गए। सुना कि नहीं सुना सतीश के सिंह जी? ये जो ढाल लेके खड़े होते हैं, ये लोग आतंकवादियों को भी बचाने के लिए, ऐसे निर्मम लोगों को बचाने के लिए
इसी से समझ में आता है कि आप किसके साथ खड़े हो। उत्तर प्रदेश में मैं सुचारिता जी एक बात कहकर समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में जो हमने 10 साल में काम किया उसके आधार पर जाने वाले हैं, और ये अखिलेश यादव और ये सभी लोग जो बैठक की बात कर रहे हैं, पर मनीष जी उस काम में ना बुलडोजर है, उस काम में बुलडोजर भी है, उस काम में घुसपैठियों पर एक्शन है जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है, और उनका कहना है कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है सतीश जी? किस चीज का? बुलडोजर एक्शन का, घुसपैठियों पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है, का भी फैसला आया, घुसपैठियों पर भी जिस तरह से घुसपैठियां नहीं करना चाहिए, सबको नहीं कहना चाहिए। वो भाजपा की जो प्रवक्ता कह रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया तो बोलिए बनता है सबके नाम लिए जाते हैं। अरे आपने दिग्विजय सिंह और अरे भाई अरे सुनिए ना, वो हम देख लिए, सुनिए ना, मैं दिग्विजय सिंह कहे चाहे फलनवा कहे चाहे ठेकनवा कहे, सबके खिलाफ हूँ। किसी भी देश में धार्मिक कट्टरवाद जो है उस देश को और उस समाज को विध्वंस पे डाल देता है। ठीक है, किसी भी देश में कोई भी नेता बोले, 4-5 दिन पहले का बयान भूल जाते हैं। अरे कहाँ भूले, आपके सामने बोल रहे हैं। आपको तो आज बांग्लादेश में हिंदू नहीं दलित दिखाई पड़ रहा है, क्यों? बिल्कुल है, हमको सीए हिंदू मरा या दलित हिंदू मरा, क्या बोला? क्या बोला? कांग्रेस विरोध कर रही थी, हमको ये पता है कि सबसे बड़े दलित विरोधी मलूक जी के बाद रतनलाल जी को लीजिए, मलूक जी को लीजिए, कांग्रेस वाले नहीं रुकिए ना, रतनलाल जी और मलूक जी को लीजिए स्क्रीन पर। भाई ये मैं मलूक जी आपसे पूछ रही हूँ, रतनलाल जी और मलूक जी को स्क्रीन पर रखिए। भाई यूपी में 2027 में कौन सा मुद्दा चलेगा? ये जाति की लड़ाई क्या सब पर भारी है क्या मलूक जी? ये सब आप बुलडोजर चला लीजिए, आप घुसपैठियों पर एक्शन ले लें, लेकिन फिर वोट जाकर जाति पर ही पड़ेगा। सुचरिता जी, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा लग जा रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर। बांग्लादेश में जो दलित है, जो हिंदू में आता है, उसके साथ जो जघन्य पाप हुआ है, पूरी देश की सब पार्टियों को खुल करके इस पे विरोध जताना चाहिए। सरकार संवेदनशील है, ध्यान रख रही है, एकदम समय आने पे उपयुक्त कार्रवाई अपने हिसाब से पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के स्तर पे पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। हाँ। एक चीज मुझे पूछनी है कांग्रेस के प्रवक्ता साथी प्रोफेसर साहब से। हाँ। जब CAA कानून आया, जिसका इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत करके एनआरसी करके पूरे देश में आग लगवाई, वो CAA कानून ही ये है कि अगर दूसरे देश में कोई अल्पसंख्यक है और वो हमारे देश में आना चाहे तो आराम से आ जाए। तो उस समय इन्होंने विरोध करा, तो क्या ये पूरे वर्ल्ड के जो ठीक है, मेरे पास समय कम है सर, जवाब प्रोफेसर रतनलाल क्या उन्हें विदेशों में ये ऐसे फंसवाना चाहते थे, मरवाना चाहते थे? ये पूछ लीजिए।